हाय स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन एवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम यहाँ पे दो थ्योरीज की भी बात करेंगे, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन की, जो कि है तुम्हारी लामार्क्स थ्योरी एंड डार्विन्स थ्योरी। सो चलो अब इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने क्लास 10 बायोलॉजी के सिलेबस की। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर के सिलेबस में मेनली ये तीन चीजें हैं। यहाँ पे तुम्हें बड़ा सा सिलेबस दिख रहा होगा, बट इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। पहली चीज तो आ जाती है ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में कि इंसानों का एवोल्यूशन किस हिसाब से हुआ, एंड उसके भी पहले यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लामार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, एंड दूसरी हमारी डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। ये दो थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली ये और दूसरी डार्विन्स थ्योरी। तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर को। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन होता क्या है, जिस चीज के बारे में चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो देखो हुआ क्या कि कई सालों पहले तक लोग ये मानते थे कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, सारी की सारी ईश्वर ने ही बनाई है। लिविंग थिंग्स के बारे में ज्यादातर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो लिविंग थिंग्स सारी की सारी ईश्वर ने बनाई है। अब ऐसा मानने में एक सबसे बड़ा इंप्लीकेशन क्या है कि यहाँ पे ईश्वर ने जो चीज जैसी बना दी है उसे वैसा ही रहना चाहिए, उसे चेंज तो नहीं होना चाहिए। बट हमने ऐसा देखा कि कुदरत में जितनी भी चीजें हैं, खासकर लिविंग थिंग्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्होंने समय के साथ में चेंजेस अपने अंदर लाए हैं। मतलब जैसे जैसे वातावरण अर्थ का चेंज हुआ है, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, वैसे वैसे वहां के जीवों ने भी अपने आप को ढाला है या फिर बदला है। तो समय के साथ हमने ऐसा होता हुआ देखा। अब इसको लेके कई सारी साइंटिफिक थ्योरीज आई हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो दो थ्योरीज हैं, एक तुम्हारी लामार्क थ्योरी और दूसरी तुम्हारी डार्विन्स थ्योरी। इन दोनों के बारे में ही इस चैप्टर में हम बात करेंगे, बिकॉज हमारे सिलेबस में वही दोनों हैं एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों थ्योरीज होती हैं, राइट। सो यहाँ पे एवोल्यूशन को अगर हम समझे, ये डेफिनेशन भाई इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। सो इस डेफिनेशन को अगर हम देखें कि एवोल्यूशन एक्चुअली क्या है, सो एवोल्यूशन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन के बाद तुम्हें चीजें इवॉल्व होती दिखाई दे जाएंगी। इसको होने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तब जाके कोई नया ऑर्गेनिज्म या फिर नई स्पीशीज बनती है या फिर लाइफ इवॉल्व होती है। तो ये बहुत ही स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां पे फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव इमर्ज्ड फ्रॉम सिंपलर फॉर्म्स थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में सिंपल लाइफ कैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ में कन्वर्ट हुई, यही तुम्हारा एवोल्यूशन का प्रोसेस है, राइट। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नाउ अब हम बढ़ते हैं एवोल्यूशन की दो थ्योरीज पे। यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे कोर्स में दो थ्योरीज हैं एंड जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होती हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज। एक तुम्हारी है लामार्क्स थ्योरी। इनका पूरा नाम क्या था, ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, इनका नाम क्या होगा, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। ये जीन शायद यौन पढ़ेंगे इसको, और यहाँ पे इन्होंने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद एक सेकंड हमारे इंग्लिश साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, इन्होंने दिया था सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत ज्यादा फॉलो होती है सेकंड वाली। तो अभी हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लामार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देखो थ्योरी के नाम में ही ये काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो तुम्हें कहीं से एक्वायर होते हैं, तुम्हें मिलते हैं। तो अब इस थ्योरी में बेसिकली इन्होंने दो चीजों के बारे में बात की है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को दो फाइंडिंग्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है। पहला तुम्हारा इसमें है यूज एंड डिसयूज। देखो बहुत ही सिंपल सा नाम है, अगर तुम ये समझ गए ना तुम्हें थ्योरी बहुत आराम समझ में आ जाएगी। यूज एंड डिसयूज। देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कहीं ट्रैवल पे जाना है और वहां पे तुम्हारे पास में लिमिटेशन ये है कि तुम्हारा जो लगेज है वो बहुत ही, मतलब जो तुम्हारे पास में बैग है वो बहुत ही छोटा है। तो वहां पे तुम सिर्फ वो चीजें लेके जा सकते हो जो तुम्हारे एक्चुअल काम की हैं, और जो तुम्हारे काम की नहीं है वो तुम साइड में घर में रख दोगे निकाल के। तो ये चीज हमें करनी होती है। तो नेचर में भी यही होता है। जैसे मान लो तुम कुछ सामान जो तुम्हारे इस्तेमाल का नहीं है वो तुम हटा दोगे, जो जरूरत का है वही ज्यादा सामान रखोगे। तो नेचर में भी ऐसे ही होता है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो मान लो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का कोई एक पार्ट ज्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है, ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है उसके उस बॉडी पार्ट का, तो समय के साथ तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट नेक्स्ट जनरेशन में तुमको देखने को मिल जाएगा, बट उस ऑर्गेनिज्म की जैसे जैसे आगे जनरेशंस आएंगी, जनरेशन बाय जनरेशन, तुम्हें धीरे धीरे लाखों सालों में देखने को मिलेगा कि उस ऑर्गेनिज्म का वो बॉडी पार्ट जो एक्सटेंसिवली यूज हो रहा था वो ग्रो करेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, और वहीं पे जो बॉडी पार्ट का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, सो वो बॉडी पार्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटा होता जाएगा या खत्म ही हो जाएगा एक समय के बाद। सो ये है हमारा पहला पॉइंट यूज एंड डिसयूज का, दैट पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर यूज एक्सटेंसिवली बिकम लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर। जो पार्ट्स बॉडी के बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे वो बहुत लार्ज और स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम जिराफ का ले सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा जिराफ है। सबसे पहले जिराफ जो था उसकी गर्दन ऐसे घोड़े की तरह ही थी, बहुत छोटी थी, कोई लंबी गर्दन नहीं थी। तो पहले ये सिर्फ यहाँ की पत्तियां खा सकता था। फिर समय के साथ क्या हुआ, जब इसने सारा का सारा यहाँ का पोर्शन खत्म कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि जस्ट वही जिराफ है ये,
कई जनरेशंस के बाद ऐसा हुआ कि प्लांट्स ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए नीचे लीव्स ग्रो करना ही बंद कर दिया। प्लांट्स ने इवॉल्व किया अपने आप को बचाने के लिए, कंपटीशन है दोनों में, चोर पुलिस का। प्लांट ने क्या किया, यहां की जो ग्रोथ थी पत्तियों की उसने खत्म कर दी। उसने क्या किया, प्लांट्स टॉल हो गए और अपनी पत्तियां सिर्फ अपर पार्ट्स में यहां पे ग्रो की ताकि वो पत्तियों को बचा सके इन जिराफ से। प्लांट्स ने ऐसा किया, प्लांट एक तरफ इवॉल्व हुआ। सो अब ऐसा करने के बाद जिराफ के लिए क्या हो रहा है, जिराफ के लिए खाने की कमी हो रही है। तो इसने क्या किया, अपनी गर्दन ऐसे लंबी कर करके पत्तियों को खाने की कोशिश की। तो समय के साथ हमें ऐसा देखने को मिला, कई जनरेशंस के बाद, 10, 50, 100 जनरेशंस के बाद, हजारों जनरेशंस के बाद हमें यह देखने को मिला कि धीरे धीरे जिराफ की गर्दन क्या हुई, लंबी होती गई। एंड आज के टाइम पे जो हम जिराफ देखते हैं उनकी गर्दन एक्चुअली इतनी लंबी है कि वो इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भी पत्तियों को खा सकते हैं। तो ये एवोल्यूशन से ही हुआ है, तुरंत नहीं होता है, तुरंत एक जनरेशन के बाद नहीं होगा, 2 जनरेशन के बाद नहीं होगा, बट ऐसा हजारों लाखों साल के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरी है यूज एंड डिसयूज की। अब इसमें जो पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं यूज होते हैं वो डिट्यूरेट हो जाते हैं, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी तुम लोग को। नेक्स्ट इसके बाद हमारी सेकंड पॉइंट है यहाँ पे इसी थ्योरी के अंदर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब ये सिंपल सी बात है, देखो जो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो उसने एक कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर एक्वायर की। अब जैसे मान लो यहाँ पे जिराफ का एग्जांपल लेते हैं, एक जिराफ था, उसने अपनी गर्दन लंबी करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, बट फिर भी उसने थोड़ी सी तो वहां पे लेंथ एक्वायर की, तो वही जाके अगले जनरेशन में ट्रांसफर हुई, फिर उसने थोड़ा और लंबी की, मिलीमीटर या कह सकते हो 0 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर उसने गर्दन अपनी लंबी की पूरी लाइफ में, तो वो थोड़ी थोड़ी होते होते अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर हुई। तो यहाँ पे जो अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो पास हो जाते हैं टू दी ऑफस्प्रिंग्स। यही बताता है हमारा सेकंड पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यानी कि अगर एक जनरेशन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गेन की हैं, इसने मान लो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर चेंज की हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर की हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होंगी। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल पास ऑन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। यही तुमको बताता है ये वाला प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तुम एक्वायर करोगे वो तुम आगे वाले जनरेशंस को भी पास ऑन करोगे। तो इसी तरह तो अडेप्टेशंस होती हैं, नई जनरेशंस में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यही तुम्हारी थ्योरी है, लामार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नाम से ही तुम्हें सब चीजें पता लग रही हैं। कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के हिसाब से कौन सा बॉडी पार्ट उसको यूज करना है ज्यादा, कौन सा नहीं करना है, उसके हिसाब से उसमें चेंजेस आते हैं। एंड वो चेंजेस जाके तुम्हारे आगे आने वाले जनरेशंस में भी धीरे धीरे हमें देखने को मिलते हैं। ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ इसके बाद हम बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे, जो मैंने बताया था तुम्हें यूज एंड डिसयूज में, कि जो पार्ट्स हम यूज नहीं करते हैं वो पार्ट्स धीरे धीरे हमारी बॉडी से गायब होने लगते हैं या छोटे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई यूज ही नहीं बचता। तो अब आता है इंपॉर्टेंट एक पार्ट विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वो ऑर्गन होते हैं, सिंपली इनको तुम ये ऑर्गन कह सकते हो जिनका कोई काम नहीं है। तो ये वो ऑर्गन्स होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो पहले कभी हमारे काम के रहे होंगे, बट आज के टाइम पे ये हमारे किसी काम के नहीं है, बट फिर भी हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए इनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। सो एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन, गिवन मी 2 एग्जांपल्स, तो यहाँ पे क्या बताओगे? सो दोज ऑर्गन्स दैट हैव सीज्ड टू बी ऑफ एनी यूज, मतलब कि जिन ऑर्गन्स का अब हमारी बॉडी को कोई काम नहीं है फिर भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दोज ऑर्गन्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इसके 3 एग्जांपल्स मैं बुक में दिए हैं। एक तुम्हारा है विजडम टीथ, तुमने देखा होगा अक्लदार होती है, सबसे पीछे यहाँ पे होती है, किसी किसी की ग्रो करती है, किसी किसी की दिखती नहीं है, बट जब ग्रो करती है काफी दर्द भी होता है, पूरा 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक दर्द होता है उसमें दांत में। तो विजडम टीथ एक होता है, इसका हमको कोई खास काम नहीं होता बट फिर भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद एक तुम्हारा आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब इसका जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा काम होता है इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, बट हमारी बॉडी में इसका कोई खास यूज नहीं है। कभी कभी तुमने देखा होगा पेट में जब इन्फेक्शन हो जाता है या कोई सीरियस हो जाती है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके फिर इसको हटा भी दिया जाता है अपेंडिक्स को, बिकॉज इसका हमें कोई काम नहीं होता खास तौर पे, राइट। तो ये है। फिर इसके बाद एक हमारा होता है पिन्ना, ईयर पिन्ना। ईयर में जो ये ऊपर का पोर्शन है, तुमने देखा होगा डॉग्स में क्या होता है, जब उनको किसी एक डायरेक्शन में आवाज सुननी होती है, डॉग्स क्या करते हैं, कान को तुरंत उधर मोड़ लेते हैं एंटीना की तरह। बट हम क्या कर सकते हैं, हाथी भी ऐसा करते हैं, कान अपना पूरा मोड़ सकते हैं वो एक तरफ, गाय भी इवन कर सकती है, सब जानवर कर लेते हैं, बिकॉज उनको कान ऐसे मूव करके दूर की आवाज सुननी होती है। बट इंसानों में समय के साथ, अब हम तो घरों में रहते हैं, हमको थोड़ी वहां पे वाइल्ड लाइफ से बचना है, तो हमको जरूरत नहीं थी इसकी, तो इसीलिए ईयर पिन्ना हमारे में है तो, लेकिन हम क्योंकि इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इस ईयर पिन्ना का, ईयर को हम मोड़ नहीं सकते हैं ऐसे ऐसे, बिना हाथ लगाए तुम कान को कहां मोड़ पाओगे, कान को पीछे तो नहीं कर पाओगे पीछे की आवाज सुनने के लिए, तो इसीलिए हमारे किसी काम का नहीं है पिन्ना। तो इसीलिए पिन्ना भी तुम्हारा किस में आ जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में। सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स अगेन बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके एग्जाम्पल्स और ये होते क्या है, इसका डेफिनेशन, दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या फिर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ज्यादा अच्छे से इसको बोले तो। सो ये थ्योरी हमारी चार्ल्स डार्विन सर ने दी थी। सो चार्ल्स डार्विन ने बेसिकली किया क्या, ये पूरी दुनिया में बहुत इन्होंने ट्रैवल किया, ही ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड खास तौर पे इन्होंने जो डिस्टिंक्ट आइलैंड्स होते हैं, जो दूर दूर आइलैंड्स होते हैं, वहां पे इन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया और वहां की स्पीशीज को इन्होंने देखा और ऑब्जर्व किया काफी लंबे समय तक, और इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स, मतलब अपने कुछ थ्योरी में कुछ पॉइंट्स दिए। ये सारी थ्योरीज हैं, थ्योरीज के पॉइंट्स कह लो इनको, ये सारे पॉइंट्स इन्होंने दिए। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया, ओवर प्रोडक्शन। देखो हर ऑर्गेनिज्म का मेन यहाँ मोटिव क्या होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म यही चाहता है कि वो अपना नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करे एंड वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करे जिससे रेस बढ़ती रहे आगे, ठीक है, खानदान चलता रहना चाहिए आगे, ये कहते नहीं है इंसानों में। तो इसी चीज को करने के लिए, ताकि उनकी रेस आगे बढ़ती रहे, तो यहाँ पे एवरी ऑर्गेनिजम्स वांट देयर जनरेशन टू कंटिन्यू। कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं एक बार में 200,000 तक के अंडे देते हैं, कई फिशेज ऐसी होती हैं जो एक बार में पता नहीं कितने हजारों अंडे दे देती हैं। देखो ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का शिकार ज्यादा होता है तो वो उतने ज्यादा बच्चे देती हैं, और जो बड़े जानवर होते हैं जैसे हाथी हो गया तो वो कई सालों में एक ही बच्चा देते हैं, ठीक है, ताकि उनका रेस कंटिन्यू रह सके। बट जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वहीं पे ज्यादा मात्रा में अंडे देते हैं या एग्स ले करते हैं। तो यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म ओवर प्रोड्यूस करता है कहीं ना कहीं, ताकि उसकी जनरेशन आगे बढ़ती रह सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने कहा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे जब ओवर पॉपुलेशन होगा, ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आएंगे दुनिया में, तो यहाँ पे स्ट्रगल होगा। अब जैसे तुम अपने क्लास में ही देखो, तुम लोग जब पढ़ाई करते हो, कम बच्चे होते हैं, आराम से पढ़ाई हो जाती है। जैसे जैसे स्कूल फीस लेने के चक्कर में स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाता है, एक क्लास में 60 बच्चे डाल दिए, 80 बच्चे डाल दिए, वहां पे स्ट्रगल बढ़ने लगता है। वहां पढ़ाई को लेके होता है, रियल लाइफ में स्ट्रगल होता है खाने को लेके, रिसोर्सेज को लेके, रहने को लेके। अभी इंडिया का ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा ह्यूमंस का ही, तो ह्यूमन में ही आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो वही हर जानवर में होता है, हर पेड़ में भी होता है, रिसोर्सेज को लेके झगड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी फूड है, रिसोर्सेज हैं, वो लगभग थोड़ी रेट से बढ़ती हैं, लगभग कांस्टेंट रहती हैं ऑर्गेनिजम्स के मल्टीप्लाई होने के हिसाब से। तो रिसोर्सेज कम है, ऑर्गेनिज्म ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, स्ट्रगल बढ़ता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पे स्ट्रगल होने लगता है ऑर्गेनिजम्स के बीच। नाउ इसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कोशिश करेगा कि वो अपने आसपास के वातावरण से ज्यादा चीजें अपने अंदर जस्ट कर पाए या खा पी पाए वहां पे अच्छे से। तो उसके लिए कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आते हैं, या वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, चेंजेस लाता है अपने अंदर। देखो ड्यू टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस द ऑर्गेनिजम्स आर कंपेल्ड, फोर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस सो दैट दे कैन यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड सर्वाइव सक्सेसफुली। इसका बेस्ट एग्जांपल तुमने ये चीज पढ़ी है प्लांट चैप्टर में, ट्रांसपीरेशन में, कि जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है डेजर्ट में रहने के लिए। उन्होंने क्या किया है, अपनी लीव्स को कन्वर्ट कर देते हैं वो कांटे में, थॉर्न्स में, ताकि वहां पे कहीं ना कहीं लॉस ऑफ वाटर कम हो जाए। सो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से चेंज हुए हैं। सो उनमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है या चेंज देखने को मिलता है। अब ये जो चेंज उनमें आया होगा, ये 1 साल में 2 साल में नहीं आया होगा, उसको आने में हजारों साल लगे होंगे, लाखों साल लगे होंगे। तो वही चीज है, वेरिएशन धीरे धीरे आता है यहाँ पे ड्यू टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल होता है ऑर्गेनिज्म के बीच एग्जिस्टेंस को लेके, इसीलिए हमें ऑर्गेनिज्म के बीच वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। एंड ये वेरिएशंस जरूरी नहीं है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन के ऑर्गेनिज्म में तुम्हें देखने को मिले, इवन सेम जनरेशन में भी, जैसे भाई बहन तुम लोग के होते हैं, तो वहां पे उनमें भी तुम्हें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। भाई बहन भी आपस में पूरी तरह 100% सेम नहीं होते, भले उनका डीएनए सेम है बिकॉज सेम पेरेंट्स से वो हैं, बट वहां पे भी कुछ चेंजेस तुम्हें देखने को मिलते हैं। तुमने जेनेटिक्स में इसके बारे में खासतौर पर पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये सबसे ज्यादा इनकी थ्योरी फेमस हुई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखो सीधी सी चीज है, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मान लो तुम्हारी गली में जो डॉग्स टहलते रहते हैं, उनके जब बच्चे होते हैं, तुमने देखा होगा शुरू में उनके 8-10 बच्चे होते हैं, बट जब धीरे धीरे समय बीतता है तो क्या वहां पे सारे के सारे 8-10 बच्चे जिंदा बचते हैं? नहीं बचते हैं। तो नेचर बहुत ज्यादा क्रूएल होती है। नेचर डिमांड करती है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो होगा वही टिकेगा, वही बचेगा, जो कमजोर होगा वो या तो मारा जाएगा, वो या तो किसी और का खाना बन जाएगा। ऐसे ही कुदरत चलती है। तो यही लास्ट हमारा पॉइंट है। लेकिन आजकल तो ये चीज होती है कि इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज आ गई हैं कि ह्यूमंस में बच्चा जितना ज्यादा कमजोर हो फिर भी उसको बचा लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये इनह्यूमन है, बट कहीं ना कहीं ये चीज सोच के देखो कि आज से 50 साल 100 साल पहले जब ह्यूमन बींग्स बिना किसी मेडिकल एड के बॉर्न होते थे, तो वहां पे यही होता था कि जो स्ट्रांग होता था वो बचता था, जो नहीं स्ट्रांग होता था नेचर उसको दुनिया में आने ही नहीं देता था। सो ओनली दोज इंडिविजुअल्स कैन सर्वाइव व्हिच हैव एडवांटेजियस एडेप्टेशंस और वेरिएशन। तो यहाँ पे सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है जिन्होंने अपने अंदर ऐसे वेरिएशंस डाले हैं जो आसपास के एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडवांटेजियस हो। यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म से अच्छे से वेरिएशंस अपने अंदर किए हैं आसपास के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, बिकॉज आसपास का एटमॉस्फेयर समय के साथ बदलता है, तो जो ऑर्गेनिज्म भी साथ में बदलेगा वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड जो आसपास के हिसाब से नहीं बदलेगा वो कहीं ना कहीं मारा जाएगा या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो यही तो होता है, स्पीशीज खत्म होती हैं, एक्सटिंक्ट होती हैं। कुछ तुम्हें स्पीशीज मिलेंगी जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए पूरी तरह से, अब कहां दिखते हैं। कुछ जानवर भी हैं जो एकदम लास्ट स्टेज पे हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि उनको बचाया जा सके एक्सटिंक्शन से। तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं, जो बदलेगा वो लास्ट में बचेगा, जो नहीं बदलेगा समय के साथ एटमॉस्फेयर के साथ वो खत्म हो जाएगा। सीधा सही हिसाब है। तो यही तुम्हारा डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर भी सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट को ही सिलेक्ट करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर सिर्फ उनको चूज करेगी जो यहाँ पे होगा, एंड यही चीज ये पूरी थ्योरी हमें बताती है। तो चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके बाद में यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी इसका डेफिनेशन तुमसे पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशिएशन। तो अभी लास्ट पॉइंट जो मैंने तुमको बताया था कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, समय के साथ अपने अंदर वेरिएशंस लाते हैं, एंड उन वेरिएशंस में से भी जो स्ट्रॉन्ग वाली वेरिएशन होगी वही आगे कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे कभी कभी होता क्या है कि वो वेरिएशंस इतने ज्यादा लेवल तक होते जाते हैं समय के साथ कि एक नई स्पेशी ही बन जाती है, नई प्रजाति बन जाती है। सो इसी तरह तुम्हें नई स्पेशीज देखने को मिलती हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि कैट फैमिली है, कैट फैमिली में कितने होते हैं, एक लॉयन होता है, एक ब्रांच तुम्हारी टाइगर्स आती है, तो ये सब कैट फैमिली के ही हैं। एक तुम्हारी घरेलू कैट आती है, तो ये सारे कैट फैमिली को ही तो बिलोंग करते हैं। और भी बहुत सारे इसमें होंगे, जैगुआर आ जाएगा, तेंदुआ आ जाएगा, ये सारे तुम्हारे कैट फैमिली के हैं। सो एवोल्यूशन की वजह से ही कहीं ना कहीं ये सारी स्पीशीज बनी होंगी। और भी स्पीशीज हैं, लिजर्ड्स देखो कितने तरह की होती हैं, स्पाइडर्स कितने तरह के होते हैं। अगर तुम डिस्कवरी देखते होगे तो ये सारी चीजों से तुम रिलेट कर पा रहे होगे। अगर डिस्कवरी या फिर एनिमल प्लैनेट देखते होगे तो देखा करो, ये चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीजें तुम्हें पता लगेंगी। तो यहाँ पे डार्विन वॉज हाउएवर अनएबल टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ वेरिएशन। अच्छा, डार्विन के समय उनको जीन्स वगैरह के बारे में नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होती, तब उस समय इतनी तरक्की नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने ये थ्योरी दी थी। लेकिन आज के समय मॉडर्न जेनेटिक्स में हमें ये पता है कि ये जितने भी वेरिएशन होते हैं ट्रांसफर कैसे होते हैं, बाय जीन्स या फिर बाय डीएनए। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाती हैं चीजें, जीन्स के थ्रू, डीएनए के थ्रू। सो यहाँ पे मॉडर्न जेनेटिक्स की वजह से हम डार्विन्स थ्योरी को थोड़ा और अपग्रेड कर पाए या मॉडिफाई कर पाए। सो जो ये नई डार्विन्स थ्योरी बन के आती है, ओरिजिनल डार्विन्स थ्योरी को हमने मॉडिफाई किया और वो मॉडिफाइड डार्विन्स थ्योरी हमारी क्या हो जाती है, दैट इज नोन एज नियो डार्विनिज्म, यानी कि न्यू डार्विनिज्म या नियो डार्विनिज्म। ये है यहाँ पे, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नियो डार्विनिज्म क्या होता है ये तुमसे पूछ लिया जाए, तो इसको भी स्टार बना देता हूं मैं, नियो डार्विनिज्म, इसको भी देख लेना। सो आई होप ये चीज अच्छे समझ में आई होगी तुम लोग को। नेक्स्ट इसके बाद अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं दोनों के बीच, लामार्क्स थ्योरी एंड डार्विन्स थ्योरी। सिंपल है, लामार्क्स थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, डार्विन्स थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लामार्क ने बताया था यूज एंड डिसयूज, एक में बताया था, फिर उसके बाद डार्विन्स थ्योरी में हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की यहाँ पे बात करते हैं। देखो दोनों ही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, बस दोनों के समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी दोनों में ही कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी तुमको देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद इसमें बताते हैं कि न्यू स्पीशीज इवॉल्व होती हैं आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेनी जनरेशंस बाय एक्वायरिंग न्यू कैरेक्टर्स। तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का इन्होंने दिया था। और डार्विन्स थ्योरी की हम बात करें तो यहाँ पे भी ये बताते हैं न्यू स्पीशीज इवॉल्व ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फेवरेबल वेरिएशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे फेवरेबल वेरिएशंस की ये भी बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो फेवरेबल वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म में आई होंगी वो जब एक्यूमुलेट होती जाती हैं समय के साथ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, धीरे धीरे सिर्फ छट के जो अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग वाले वेरिएशंस होंगे वही बचते हैं। तो यहाँ पे ये चीज के बारे में इन्होंने बात की और इस तरह न्यू स्पीशीज इवॉल्व होती हैं। सो समझाने का तरीका बस दोनों का थोड़ा अलग अलग था, बाकी कहना दोनों एक ही चीज चाहते थे, भावनाओं को समझो, यहाँ पे दोनों की भावना एक ही है। तो ये है। नेक्स्ट इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ह्यूमन एवोल्यूशन। अब ह्यूमन एवोल्यूशन में तुम्हारी बुक में अगर तुम पढ़ोगे बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ली हैं, जैसे कि एग्जाम में तुमसे पूछ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में या फिर फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में या फिर असर्शन रीजन फॉर्म में कि साइंटिफिक नेम ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, ये होता है होमोसेपियन, ये तुमसे पूछ सकता है। नाउ यहाँ पे मैन इज सपोज टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम सम एप लाइक एंसेस्टर, ये तो तुम लोग सब बचपन से ही जानते हो कि इंसान बंदरों से ही इवॉल्व होके बने, ये हमारा फैक्ट है। अब बाकी लोग जो भी कुछ कहते हो, बट सच्चाई यही है कि हम बंदरों से ही इवॉल्व होके बने हैं। नाउ यहाँ पे एप लाइक एंसेस्टर्स से हम इवॉल्व होके बने हैं, एंड हमें टोटल इवॉल्व होने में कितना टाइम लगा, 15 से 20 मिलियन ईयर्स अगो। बहुत लंबा समय होता है ये, इतना समय लग गया मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन तक आने में। अब यहाँ पे जितनी भी रिसर्च हुई है उससे हमें ये पता लगा है
कि जब आइस एज हुई थी, जब हिमयुग आया था धरती पे, जब पूरी धरती एकदम बर्फ से ढक गई थी, तब क्या हुआ था, जो बंदर थे उनको पेड़ों से नीचे उतर के जमीन पे आके रहना पड़ा था, बिकॉज पेड़ों पे ठंड होती थी, खाना वाना भी नहीं मिलता था, तो वो जमीन पे उतर के आए थे, बिकॉज बहुत लंबा ये हिमयुग था। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन हुआ, जो बंदर पहले पेड़ पे रहते थे उनको जमीन पे रहना पड़ा, तो जब उनको नीचे आना पड़ा, मजबूरी में ग्राउंड पे रहना पड़ा, तो ग्राउंड पे रहते रहते उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, बिकॉज उनको जमीन पे रहने लायक बनना था। तो यहाँ पे जब वो नीचे आए तब उन्होंने वॉक करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा उनमें चलने की कैपेबिलिटी आई बंदरों में, ठीक है। तो यहां से हमारा एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। अभी इंसानों की बात नहीं है, अभी बंदर ही हैं, लेकिन नीचे उतर आए हैं तो चलना उनको मजबूरन शुरू करना पड़ा धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं एवोल्यूशन के दौरान, वो हैं ये सारी यहां से आता है। अब यहाँ पे ये जो जीरो पे मैंने लिख रखा है रैमपिथेकस, ये तुम्हारा एप का ही स्टेज है, तो ये ह्यूमंस में नहीं काउंट करेंगे, तो ये वाला एप का ही रहेगा, बंदरों का ही स्टेज रहेगा। तो ह्यूमंस में, ह्यूमन एवोल्यूशन में हम इसको काउंट नहीं करते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है यहां से ये तुम्हारा बिगनिंग पॉइंट है। तो सबसे पहला हमारा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है ह्यूमन एवोल्यूशन का। अभी भी इंसान बंदर जैसा ही लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है होमो हैबिलिस, फिर है होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद है निएंडरथैल्स, फिर उसके बाद क्रो-मैग्नन, और लास्ट में आता है होमो सेपियंस यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस। यहाँ पे सेपियंस 2 बार हो गया, लास्ट में तुम्हारा आएगा होमो सेपियंस या फिर मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। एटलीस्ट यहाँ पे तुम्हें स्टेजेस के नाम पता होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे सेकंड पेज पे भी लिख रखे हैं। स्टेजेस के नाम तुम्हें पता होने चाहिए। एंड एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है, यहाँ पे बेसिक डिटेल तुमसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये चीज पूछ सकता है कि बताओ फर्स्ट ह्यूमन लाइक कौन सा ह्यूमन एंसेस्टर था, तो इस स्टेज का तुमको नाम पता होना चाहिए। पहली कौन सी स्टेज थी जहां पे ह्यूमन बींग्स ने हंटिंग शुरू की, फायर जलाना शुरू की, वो तुम्हारा होमो इरेक्टस हो जाता है। फिर यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहली बार ह्यूमन बींग्स ने टूल कब बनाए, पत्थरों का यूज करके टूल्स में उनको यूज करना कब शुरू किया, वो तुम्हारा हो जाएगा क्रो-मैग्नन। तो ये स्टेज है। तो अलग अलग स्टेजेस पे कौन कौन सी स्टेज में क्या क्या किया गया वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और बाकी हो सकता है फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए, कि फिगर तुमको वहां बना के दे दी जाए और वहां पे तुमसे पूछ लिया जाए बताओ ये कौन सी स्टेज शो कर रहा है। इस तरह चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां से तुम लोग पढ़ सकते हो। एंड लास्ट में जाके हमारा होमो सेपियंस आता है, यहां भी 2 बार हो गया। होमो सेपियंस आते हैं विच इज मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, ये आए थे तुम्हारे लगभग 11,000 साल पहले। फिर इसके बाद यहाँ पे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में हो सकता है एमसीक्यू फॉर्म में या फिर मैच द फॉलोइंग फॉर्म में इनको पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम है। जैसे कि एक तुम्हारा बायपेडल लोकोमोशन, ये क्या होता है, तो सिंपल है, बायपेडल, 2 पैरों पे जब हम चलते हैं तो इसको बोलते हैं बायपेडल लोकोमोशन, जो कि आज के इंसानों में हमें देखने को मिलता है। एंड जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे बंदरों से जैसे जैसे हम कन्वर्ट होते गए, वैसे वैसे इंसानों ने 2 पैरों पे चलना सीख लिया। नाउ इसके बाद आता है इंक्रीज्ड क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब जो हमारे स्कल के अंदर ब्रेन साइज होता है, ब्रेन का साइज एक तरह से रिलेट कर सकते हो। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब ब्रेन साइज। इंसानों का दिमाग का साइज बहुत बड़ा होता है बॉडी के हिसाब से, अगर हम और जानवरों से कंपेयर करें तो हमारी बॉडी का ब्रेन साइज काफी बड़ा होता है, इसीलिए हम इतना सोच पाते हैं, हम मशीन्स बना पाते हैं, कंप्यूटर बना पाते हैं। इवन आज के समय जो ये वीडियो तुम यूट्यूब पे देख रहे हो, ये भी इंसानों ने ही डेवलप किया है। तो ये सारी चीजें हम क्यों कर पाए, बिकॉज हमारी ब्रेन साइज या फिर क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन जहां पे फिट होता है, जो स्कल के अंदर का हमारा वॉल्यूम है, वो काफी ज्यादा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेट लिम्स विद हाइंड लिम्ब स्ट्रॉन्गर देन फोर लिम्स। अब हमारे पैर हाथों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होते हैं, बिकॉज पैर के बल हमें चलना होता है, तो पैर हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे हाइंड लिम्स, यानी कि जो पीछे वाले पैर होंगे, बिकॉज हमारे तो पैर ही होते हैं। जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं उसमें हम कहते हैं हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब। तो हाइंड लिम्ब यानी कि पीछे के पैर, हमारे पैर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे हाथों के मुकाबले, यानी कि फोर लिम्स के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट, वेल डेवलप्ड प्रोमिनेंट चिन। हमारा चिन भी धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व हुआ है। फिर इसके बाद एक और चीज, जो हमारी बॉडी हेयर्स होते हैं, जानवरों कंपैरिजन में ह्यूमन बीइंग्स में बहुत कम हेयर देखने को मिलते हैं, बॉडी हेयर्स। फिर इसके बाद एंटायर इरेक्ट पोस्चर, इंसान एकदम सीधे होके चलता है, और कोई जानवर स्ट्रेट होके चलता है, नहीं चल पाता है। इवन गोरिल्ला, वो भी झुक के ही चलता है इस तरह यूं यूं करके। तो ह्यूमन बीइंग्स एकदम इरेक्ट 90 डिग्री पे चलते हैं, एकदम 90 डिग्री पे सीधे खड़े होकर चलते हैं। फिर उसके बाद हम लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, मशीन्स बना सकते हैं, कंप्यूटर्स बना सकते हैं, जो आज के समय और कोई स्पीशीज नहीं कर सकती है। लैंग्वेज हाँ बोलती हैं, जानवर अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, बट लैंग्वेज हमने इतनी ज्यादा बना रखी है, ह्यूमन बींग्स में ही इतनी सैकड़ों हजारों लैंग्वेजेस हैं, तुम ही सारी लैंग्वेजेस नहीं समझ पाओगे अलग अलग ह्यूमन बींग्स की। किसी देश में चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, फ्रेंच नहीं समझ पाओगे, स्पेन चले जाओ, स्पेनिश नहीं समझ पाओगे, थाईलैंड चले जाओ, थाई लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, चाइना चले जाओ, चाइनीज नहीं समझ पाओगे। तो वही चीज है, इवन इंडिया में देखो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तुम किसी दूसरे रीजन पे चले जाओगे, साउथ में चले जाओगे, वहां की भाषा नहीं समझ पाओगे। तो ह्यूमन बीइंग्स बहुत तरह की लैंग्वेज बोलता है, यही हमारी खासियत है। ये हम क्यों कर पाते हैं, बिकॉज हमारा दिमाग बहुत बड़ा होता है, हम ज्यादा सोचते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स की। तो
तो बस इतनी ही चीजें थी हमारे चैप्टर में। सो आई होप इस चैप्टर में तुम्हें जितनी भी चीजें एक्सप्लेन की हैं, इस वीडियो में जितनी भी बातें थी वो सारी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर इस चैनल पर नए हो एंड ऐसे ही वीडियोस और भी आगे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, एंड सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। एंड बायोलॉजी से रिलेटेड अगर तुम्हें और वीडियो देखने हैं तो तुम इस प्लेलिस्ट पे जाकर क्लिक कर सकते हो। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।